अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट क्वेस्ट। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 जो है वो बना चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में अ डॉल्स हाउस बाय हेनरी गिब्सन की डिटेल्ड समरी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग ने पार्ट 1 में इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, हेनरी गिब्सन कौन थे उसके बारे में बात की, मेन कैरेक्टर्स को पढ़ा जो कि पढ़ना हमारे लिए और जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड समरी की बात करेंगे। डिटेल समरी में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो डॉल हाउस बाय हेनरी गिब्सन है ये बेसिकली 3 एक्ट प्ले है। मतलब कि इसके अंदर टोटल 3 एक्ट्स हैं जो कि नोरा हेल्मर की जर्नी को डिस्क्राइब करते हैं। सीमिंगली ये एक ऐसी हैप्पी हाउसवाइफ के तौर पर हमें नज़र आती हैं जो, लेकिन उन्होंने बहुत सारे क्राइसिस को फेस किया होता है। जो क्राइसिस होते हैं बेसिकली उनको फोर्स करते हैं कि वो अपनी लाइफ के बारे में क्वेश्चन करती हैं, अपनी मैरिज के बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में। बेसिकली वो है कौन, उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है क्या, इस सारी चीज़ों के बारे में हेनरी गिब्सन ने अ डॉल्स हाउस में एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक इंडिविजुअल जो है सोसाइटी जैसे चाहती है वैसे तो रोल प्ले करता है, लेकिन बेसिकली उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी क्या है उसके बारे में वो जानने के लिए मजबूर हो गई नोरा। वो इस प्ले में एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम लोग इसके एक्ट 1 के बारे में बात करें, हम लोग एक्ट 1 को नाम देते हैं परफेक्ट इल्यूजन। ओके, ये एक जो प्ले है ये ओपन होता है, एक क्रिसमस ईव होती है जिसमें जो कि नोरा हेल्मर के घर पे ही थी। ठीक है, ये बेसिकली रखी गई थी। अब उसके हस्बैंड जो टोलवर्ड हेल्मर्स थे उनकी रिसेंटली प्रमोशन हुई थी एज अ बैंक मैनेजर। तो नोरा ने अपने घर में ये एक इवेंट जो है उसको अरेंज किया था। टोलवर्ड्स जो है वो अपनी वाइफ को एक चाइल्ड की तरह ट्रीट करता है, बच्चे की तरह। उसको पेट नेम से बुलाता है, जैसे कि माई लिटिल स्काईलार्क, माई स्क्विरल। उसको इन नामों से पुकारता है। मतलब कि उसकी कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं है। ठीक है, वो उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है। हाउएवर जो एक सेक्रेट है, जो कि एक राज जो है वो जल्द ही रिवील हो जाता है। ईयर्स अगो, सालों पहले क्या हुआ था कि नोरा ने अब क्रुगस्टेड जो है उससे लोन ले लिया था। ये एक ऐसा एम्प्लॉय है, डिसग्रेस्ड एम्प्लॉय है टूरवर्ड्स के बैंक में। एक ऐसा बंदा जो कि मतलब जिसकी पर्सनालिटी के ऊपर हम लोग इतना बिलीव नहीं कर सकते। वो मतलब कभी किसी के साथ हो जाता है तो कभी किसी के साथ हो जाता है। तो सालों पहले नोरा ने जो है इससे लोन लिया था, ठीक है, ताकि वो अपने हस्बैंड की लाइफ को जो है बचा सके। ठीक है, लेकिन उसने ये बात अपने हस्बैंड को नहीं बताई थी क्योंकि उसका हस्बैंड कभी भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि वो जो है लोन ले। सिंस क्योंकि वुमेन्स जो हैं वो उनको अलाउ भी नहीं था उस दौर में कि वो लोन लें। ठीक है, वो किसी भी मेल गार्डियन की अप्रूवल के बगैर लोन नहीं ले सकती थी पुराने ज़माने में। मतलब यही रिवाज था। शी फोर्ज्ड हर फादर सिग्नेचर। मतलब कि फोर्ज्ड हर फादर सिग्नेचर का मतलब है कि उसने अपने बाप के जो सिग्नेचर्स जो हैं उसने अपने बाप के खुद से किए। मतलब ना उनको कॉपी किया। फोर्ज्ड मतलब ना टू सिक्योर द मनी, ताकि वो जो मनी है उसको ले सके, मतलब लोन जो है वो ले सके। शी हैज़ बीन सेक्रेटली रिपेइंग द डेप्ट ओवर द ईयर्स। और वो इस लोन को बहुत सालों से मतलब अपने हस्बैंड से छुपा के, अपने फादर से, सबसे छुपा के वो सेक्रेटली इसको पे भी कर रही है। ठीक है, लेकिन उसने ये जो लोन है वो अपनी ज़ात के लिए नहीं लिया है, बल्कि उसने ये लोन भी अपने हस्बैंड की वाइफ को बचाने के लिए लिया है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, दिस सिचुएशन वर्सन व्हेन क्रुगस्टेड हु इज़ एट रिस्क ऑफ लूजिंग हिज जॉब एट द बैंक। ये जो सिचुएशन जो थी ना, ये रिस्क पे, ये जो सिचुएशन जो थी ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस तब हुई जब क्रुगस्टेड जो था उसको अपनी जॉब का ना खतरा हो गया कि मतलब वो अपनी जॉब जो है वो बैंक से तकरीबन वो इससे हाथ धोने वाला था उसको। फिर उसने क्या किया, उसने नोरा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने उसको थ्रेटन किया कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, मैं जो तुमने गुनाह किया है, तुमने जो क्राइम किया है, मैं इस पे ट्रोवर्ड को जो है वो कन्विंस करूँगा मैं कि ये सब कुछ तुमने किया, मैं तुम्हारे क्राइम जो है वो तुम्हारे हस्बैंड के सामने ले आऊँगा। लेकिन जो नोरा जो थी वो जाहिर सी बात है वो डर गई इस चीज़ से।
उसको वो कहता था, ब्लैकमेल इस चीज़ से करता था कि मैं तुम्हारे क्राइम ले आऊँगा तुम्हारे हस्बैंड के सामने, लेकिन एक शर्त पे मैं ये नहीं करूँगा, अगर तुम अपने हस्बैंड को मना लो कि वो उसको जो है वो एम्प्लॉयड रहने दें, वो उसको उसकी पोस्ट से मत लाएं। नोरा जो है वो टॉरवर्स को जो है मनाती रही, बिलीविंग टॉरवर्स, वो नोरा उसको मनाती रही कि वो टॉरवर्स जो है वो मुझसे बहुत डीप लव करता है, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, जब उसके सामने ट्रुथ आएगा तो वो कभी भी मुझे छोड़ नहीं देगा, बल्कि वो मुझे प्रोटेक्ट ही करेगा, मुझ पर कोई ब्लेम नहीं लगाएगा। आखिर मैंने अगर लोन लिया भी था तो वो उसकी भलाई के लिए लिया था, उसके लिए लिया था। ऐसे तो नहीं है ना कि उसने अपनी ज़ात के लिए या अपने किसी खर्च के लिए वो लोन लिया हो। तो उसको ये भरम था कि जैसे ड्रामा है ना, मुझे ये भरम था कि मेरे पास तुम हो, तो नोरा को भी ये भरम था कि उसके पास जो उसका हस्बैंड है ना वो उसको सपोर्ट करेगा, उसका बिलीव करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। अगर हम लोग इसके एक्ट 2 पे चलते हैं, जो कि राइजिंग टेंशन इसके अंदर क्रिएट होती है। इसके अंदर टेंशन जो है वो जो बेसिकली जो टेंशन है ना वो अपने पीक पे आ जाती है। जैसे ही प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता है, नोरा जो है डेस्परेटली ट्राई करती है क्रूगस्टेड को रोकने की, कि वो उसको एक्सपोज ना करे। वो जो है कंसीडर करती है, वो पूछती है डॉक्टर रैंक से, जो कि उनके क्लोज फैमिली फ्रेंड हैं, और वो सेक्रेटली लव भी करता है नोरा से। उससे फाइनेंशियल हेल्प के लिए जो है वो पूछती है। लेकिन जब वो कन्फेस करती है ना कि जब वो कन्फेस करता है ना कि उसकी फीलिंग क्या है नोरा के लिए, तो नोरा जो है वो डिसाइड कर लेती है कि वो इससे अब कोई हेल्प नहीं लेगी। इसी के साथ साथ मिसेस लिंडे जो हैं वो नोरा की ओल्ड फ्रेंड हैं, और वो क्रूगस्टेड से रिकनेक्ट होती है और उसको हेल्प की ऑफर करती है कि मैं तुम्हें सेकंड चांस जो है तो दिलवा दूंगी। वो यकीन दिलाती है कि वो मिल के आपस में कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन नोरा जो है वो अभी भी होपफुल है। वो प्लान बनाती है कि वो टॉरवर्ड को जो है वो डिस्ट्रैक्ट करेगी। मतलब ये जो परफॉर्मेंस हो रहा है ना, वो इस दौरान जो है टॉरवर्ड को डिस्ट्रैक्ट करेगी। क्रिसमस की जो पार्टी चल रही थी, जो उसने उसकी प्रमोशन पे जो है अरेंज की थी, कि वो कोशिश करेगी कि वो टॉरवर्ड की जो डिस्ट्रैक्ट करेगी, कि वो उस जो लेटर जो है क्रूगस्टेड ने उसको लिखा है, जिसमें उसने सारे सेक्रेट रिवील कर दिए हैं कि नोरा ने ऐसे ऐसे किया है, वो ताकि उस जो लेटर को जो है वो पढ़ ना सके। ठीक है। सेकंड एक्ट में वो पूरी कोशिश करती है, अपनी मिसेस लिंडे के साथ मिलकर प्लानिंग करती है। डॉक्टर रैंक से भी पहले उसने हेल्प लेने की कोशिश की, लेकिन जब उसको पता चला कि डॉक्टर रैंक की जो है नीयत ऑलरेडी ठीक नहीं है, तो उसने कहा कि नहीं, वो इससे कोई हेल्प नहीं लेगी। फिर उसने मिसेस लिंडे के साथ मिलके क्रूगस्टेड की जो उसने प्लानिंग की हुई थी उसके साथ उसको दूर हटाने की कोशिश की, उसका अपने हस्बैंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सकी। हमारा जो एक्ट 3 है, बेसिकली इसमें सही क्लाइमैक्स और शॉकिंग एंडिंग इस तरह है। क्रूगस्टेड जो है वो मिसेस लिंडे की सपोर्ट के साथ डिसाइड करता है कि वो इस जो थ्रेट है वो उसको छोड़ देगा। हाँ, लेकिन जो टॉरवर्ड है वो ऑलरेडी क्रूगस्टेड ने जो लेटर लिखा था ना वो उसको पढ़ चुका होता है। प्रॉब्लम यहाँ ये थी, लिंडे कामयाब तो हो जाती है क्रूगस्टेड को मनाने में, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। टॉरवर्ड जो है वो ऑलरेडी क्रूगस्टेड का जो लेटर है वो पढ़ चुका होता है, और उस लेटर को पढ़ के चाहिए तो ये था कि वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता, लेकिन उसने क्या किया, इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग नोरा, उसने टॉरवर्ड ने जो है वो उसको बुरे तरीके से उसको ट्रीट किया, उसको इमोरल जो है पुकारा, उसको कहा कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, तुम एक इमोरल लेडी हो। वो इतना ज़्यादा गुस्से में था, उसने इवन ये भी नहीं सोचा कि वो क्या कह रहा है। उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर उसने ये सब कुछ किया है तो उसने अपनी ज़ात के लिए नहीं किया, बल्कि उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया उसके लिए। उसने इतने साल जो है वो ब्लैकमेलिंग भी सही, और उसके साथ साथ वो इस डेप्ट को भी पे करती रही। उसने इन सब से मतलब दुरानिये में कब कुछ भी अपने लिए एक्सपेक्ट नहीं किया।
क्योंकि वो उसको डर था कि उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए वो जो है इस चीज़ को कितना अरसा, कितने साल जो है वो दबाती रही, बर्दाश्त करती रही। लेकिन वो मोमेंट आ ही गया जब नोरा को रियलाइज़ हुआ कि टॉरवर्ट जो है वो उससे कभी भी सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ उसकी खूबसूरती को वैल्यू देता है, वो सिर्फ उसकी ओबीडियंट वाइफ को वैल्यू देता है। अगर उसकी उस ओबीडियंट वाइफ से कभी गलती हो जाती है तो वो उसकी वाइफ को, उसकी खूबसूरती को छोड़ते हुए कभी भी उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। उसको अपनी ज़ात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस बंदे को अपनी लाइफ की जो रेपुटेशन है, अपनी सोसाइटी में रेपुटेशन है, उसको बचाने की ज़्यादा फिक्र है बजाय इसके कि वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करे। तो उसने देखा, शी सीज कि कैसे जो सोसाइटी है उसको ट्रीट कर रही थी। लाइक उसको एहसास हुआ कि कैसे उसको एक डॉल की तरह ट्रीट किया गया ऑल हर लाइफ, कि उसको अपनी पूरी ज़िंदगी एक डॉल ही की तरह तो ट्रीट किया गया है। कि कभी उसने एक जगह पे डॉल को खड़ा कर दिया जाता है कि जी उसने यहाँ पे एज अ मदर एक्ट करना है, कहीं पे उसको खड़ा कर दिया जाता है उसने एज अ वाइफ एक्ट करना है। इस सब के दौरान उसकी अपनी ज़ात तो कहीं भी नहीं है। पहले उसके फादर की तरफ से उसको एज अ डॉल ट्रीट किया जाता रहा। फादर के बाद जब वो हस्बैंड के घर आई है तो उसको हस्बैंड की तरफ से एज अ डॉल ट्रीट किया जाता रहा। फिर उसकी ज़िंदगी में एक शॉकिंग टर्न आता है जब नूरा डिसाइड करती है कि उसको अब यहाँ नहीं रहना। वो सब कुछ छोड़ देती है और वो घर से बाहर निकल जाती है, लिविंग बिहाइंड हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन। और इस चीज़ का वो तहैया कर लेती है कि उसको अब अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर करना है, उसको अपने आप को डिस्कवर करना है, उसको जानना है कि वो कौन है। ठीक है, आज तक लोग उसको ट्रीट करते हैं उसकी खूबसूरती की बिना पर, उसको उसके हस्बैंड के तौर पर जानते हैं, पहले उसको उसके फादर की वजह से जानते हैं, आखिर वो कौन है, उसकी वजह से उसको कौन जानता है। ठीक है, उसने इस चीज़ को डिस्कवर करने के लिए वो अपने घर से बाहर निकली, उसने छोड़ दिया अपने हस्बैंड को। उसको एहसास हो गया कि मैं कहाँ हूँ सब में। मैंने तो जब लोन लिया था वो भी तो अपने हस्बैंड के लिए लिया था, इस चीज़ का तो एहसास किसी को भी नहीं हुआ। और इसी तरह ये जो प्ले है वो एंड होता है विद द फेमस डोर स्लैम, मतलब कि दरवाजे को ज़ोर से बंद किया जाता है। डोर स्लैम जो है यहाँ पर वो सिंबलाइज करता है हर ब्रेक फ्रॉम सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। वो जो दरवाज़ा उसने पटका वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे उसने जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन थी उसको तोड़ दिया। उसकी जो जर्नी है वो अब इंडिपेंडेंसी की तरफ है। अब वो इंडिपेंडेंट है, अब वो अपने बारे में सोचेगी, अब वो अपनी इंडिविजुअल के बारे में सोचेगी कि आखिर वो क्या है। ये जो डॉल हाउस है ये बेसिकली ये एक पावरफुल क्रिटिक है कि हम लोग जेंडर रोल और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के बारे में इसमें जान पाए हैं। इस पूरी समरी को पढ़ने के बाद हम लोग जान पाए हैं कि कैसे एक वाइफ जो है एक इंडिपेंडेंट वुमेन में ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, कैसे एक रेवोल्यूशनरी टाइम जो है हमें वो देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ एक शॉकिंग एंडिंग कि ऑडियंस 19th सेंचुरी में ऑडियंस कैसे इस चीज़ को जो है वो लेती होगी, कैसे वो इस चीज़ ऑडियंस जो है वो इस चीज़ के बारे में शौक थी, क्योंकि उस ज़माने में औरत के मतलब वुमेन राइट्स तो थे ही नहीं ना। तो डिस्कस करती है लिटरेरी हिस्ट्री को भी ये प्ले जो है वो डिस्कस करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको अ डॉल हाउस की समरी की डिटेल समझ आई होगी। मैंने इसको बड़ा कंसाइज करके आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको इसके PDF या वर्ड फॉर्म में नोट्स चाहिए तो रिटन फॉर्म में ये भी मेरे पास मौजूद हैं। इफ़ यू वांट इट देन मैसेज मी ऑन माई Facebook or Instagram. I will provide it to you. Thank you so much for watching me. If you like this video, please subscribe for more literary insight. Thank you so much and Allah Hafiz.